डेट है आज 26 मई 2021। इस क्लास में हम ये सब टॉपिक कवर करेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन हम लास्ट में करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है अपना आर्कटिक वार्म अप 3 टाइम्स मोर क्विकली देन द प्लानिट। जो आर्कटिक रीजन है हमारे अर्थ पे, नॉर्थ पोल पे, वो अर्थ से, बाकी के अर्थ से 3 गुना ज़्यादा, 3 टाइम्स 3 गुना ज़्यादा गर्म हो रहा है, वार्म अप हो रहा है। ये देखो जी, ये है आर्कटिक रीजन। ये अर्थ का जो नॉर्थ पोल है उसके ऊपर से तस्वीर ली गई है। इसके अराउंड कौन कौन से रीजन आता है जी, कौन कौन सी कंट्री लगती है आर्कटिक रीजन। ये आर्कटिक सी है जी, आर्कटिक सी के अराउंड रीजन है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये आपका कनाडा, ये डेनमार्क, ये आइसलैंड, ये आपका नॉर्वे, नॉर्वे का पार्ट ये जी, ये स्वालबार्ड, ये स्वीडन, फिनलैंड, रसिया। इन सारी कंट्रीज़ ने मिलकर एक ग्रुप भी बनाया हुआ है जी, एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है आर्कटिक काउंसिल। ये कई बार हमने पढ़ा है अपने लेक्चर में। आर्कटिक काउंसिल के नाम से एक ग्रुप बनाया हुआ है। इसके ये सब मेंबर हैं कंट्रीज़, और उसका इंडिया मेंबर नहीं है, याद रखना, आर्कटिक काउंसिल का। लेकिन हाँ, ऑब्जर्वर स्टेटस का, ऑब्जर्वर मेंबर का स्टेटस मिला हुआ है इंडिया को। ऑब्जर्वर है लेकिन फुल मेंबर नहीं है इसका, ऑब्जर्वर मेंबर है, फुल मेंबर नहीं है। इंडिया, चाइना और भी 12 ये कंट्री हैं बाकी की, इसके ऑब्जर्वर मेंबर हैं। ये आसपास की कंट्री इसके मेंबर है आर्कटिक काउंसिल के। अभी बात कर रहे हैं हम आर्कटिक किसकी, सर्कल की या आर्कटिक रीजन की। ये देखो जी, ये वर्ल्ड में यहाँ पे इस रीजन की बात हो रही है। ये वाला रीजन जो आप देख रहे हो, ये आर्कटिक रीजन है, ये वाला आर्कटिक सी के अराउंड, आर्कटिक सी के अराउंड का रीजन है। तो ये 3 गुना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। अभी एक रिपोर्ट आई है जिसका नाम है आर्कटिक मॉनिटरिंग एंड असेसमेंट प्रोग्राम रिपोर्ट। ये रिपोर्ट ने कहा है कि बाकी सारे प्लैनेट से आर्कटिक रीजन 3 गुना ज़्यादा गर्म हो रहा है तेज़ी से। जो आर्कटिक सी की आइस है, यहाँ पे जो बर्फ़ जमी हुई है, वो क्या है, अगर अर्थ का टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा हो गया प्री इंडस्ट्रियल लेवल से। प्री इंडस्ट्रियल लेवल बोलते हैं जी, जब हमारी फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुई थी, औद्योगिक क्रांति, जिसमें फैक्ट्रीज, कंपनी वगैरह बननी स्टार्ट हो गई थी। और ये यूके से, यूनाइटेड किंगडम से, यानी कि ब्रिटेन से शुरू हुई थी ये क्रांति। मतलब इस क्रांति कोई ऐसी क्रांति नहीं थी लड़ाई की, इसमें क्या था, ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ बनने लगी, फैक्ट्रीज, और आपकी कंपनी बनने लगी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगा। जैसे जब स्टीम इंजन की खोज हुई, स्टीम इंजन की, उसके बाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री बनने लगी, कपड़ों के उद्योग बनने लगे, ये सारी इंडस्ट्रीज बनना शुरू हो गई थी। उसी को बोलते हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। और इससे पहले, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले जो अर्थ का ग्लोबल टेम्परेचर था, अगर उससे, जैसे मान लो जी 15 डिग्री सेल्सियस था अर्थ का ग्लोबल टेम्परेचर, ये मान लो आप, और अगर 2 डिग्री सेल्सियस और ज़्यादा बढ़ गया तो बाकी के प्लानट से आर्कटिक की जो, आर्कटिक सी की जो आइस है, यहाँ पे बर्फ़ जमी हुई है, वो 10 गुना तेज़ी से पिघलती, मतलब पिघल पिघल जाएगी, यहाँ पे मेल्ट हो जाएगी। ये रिपोर्ट अभी आई है जी, आर्कटिक काउंसिल है, उसकी मीटिंग हुई थी, मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई थी। आर्कटिक काउंसिल क्या था हमने जान लिया ऊपर ही। इसकी मीटिंग हुई थी कहाँ पे, रीकजाविक, ये जगह है जी आइसलैंड में। आइसलैंड हमने देखा था ना, यहाँ पे देखो जी, इस वर्ल्ड मैप में देखो आप, ये वाला जो ग्रीन ग्रीन देख रहे हो आप, ये आइसलैंड है जी, एक कंट्री है। यहाँ पे इसकी मीटिंग हुई है जी, ये रीजन है आइसलैंड में ही, रिकजाविक। यहाँ पे कंट्रीज की मीटिंग हुई जिसमें ये रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में बोला था ये ऐसा बोला गया जी इस रिपोर्ट में कि 1971 से लेकर 2019 तक आर्कटिक का जो एवरेज एनुअल टेम्परेचर है वो 3.1 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज हुआ है, और बाकी के प्लानट का सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस ही इंक्रीज हुआ है। जो आर्कटिक मॉनिटरिंग असेसमेंट प्रोग्राम है जी, ये वन ऑफ द 6 वर्किंग ग्रुप है आर्कटिक काउंसिल का। मतलब ऐसे 6 ग्रुप हैं आर्कटिक काउंसिल के, 6 ग्रुप में से ये एक ग्रुप है जिसने रिपोर्ट जारी की है इस प्रोग्राम ने। ये 1991 में सेटअप किया था। इस ग्रुप की बात हो रही है, आर्कटिक काउंसिल के इस ग्रुप की, ए मैप के, आर्कटिक मॉनिटरिंग एंड असेसमेंट प्रोग्राम की। ये बहुत सारी कई और रिपोर्ट भी निकालता है जी आर्कटिक से संबंधित, और क्लाइमेट और पॉल्यूशन के इशू क्या हैं आर्कटिक रीजन में। तो यही था। इसमें चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट है जी शाही लीची। ये है जी लीची, आपने खाया होगा कभी। ये शाही लीची किसकी है, बिहार की है जी, बिहार की। इसे जोग्राफिकल इंडिकेशन का टैग मिला हुआ है, यानी कि जीआई टैग। जीआई टैग के बारे में आप जानते होंगे, कब मिलता है, जब कोई ऐसी नेचुरल या मैन मेड कोई यूनिक फीचर हो, जिसका कोई अलग ही चीज़ हो, अजीब चीज़, और अच्छी उसकी क्वालिटी हो, तब उसे जीआई टैग दिया जाता है। और जिस भी, मान लो जी, एरिया को दिया जाता है, मान लो किसी क्षेत्र को दे दिया, किसी पर्सन को दे दिया, आदमी को, कोई चीज़ बनाई है उसने, कुछ भी प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट उत्पाद बनाया कुछ भी, तो जी उसे दिया जाता है जीआई टैग 10 साल के लिए। और इसके लिए एक एक्ट बनाया हुआ गवर्नमेंट ने, जोग्राफिकल इंडिकेशन, ये एक्ट है जी। कौन सा एक्ट है, 1999 का, 1999 का एक्ट है। इसके थ्रू 10 साल के लिए उसे ये जीआई टैग का स्टेटस दे दिया जाता है कि 10 साल तक
क्या है जी, उस नाम से, जैसे मान लो शाही लीची को ये जीआई टैग मिल गया। अब शाही लीची के नाम से कहीं और में मान लो बिहार के अलावा मान लो वेस्ट बंगाल में या झारखंड में, उत्तर प्रदेश में अगर लीची का उत्पादन हो रहा है, लीची की एग्रीकल्चर हो रही है, तो वो शाही लीची के टैग लगा के उसमें नहीं बेचेंगे, सिर्फ बिहार ही बेचेगा। समझ गए? तो ये अभी न्यूज़ में इसलिए है कि यूनाइटेड किंगडम में इसका एक्सपोर्ट स्टार्ट कर दिया है। एक्सपोर्ट मतलब हमारे यहाँ से यूनाइटेड किंगडम में बेच रहे हैं इसको, बिहार को, मतलब बिहार से शाही लीची को। तो इसको 2018 में 2018 में जीआई टैग मिला था जी, इसे जीआई टैग, जीआई सर्टिफिकेशन मिला था। और बिहार में ये 4th एग्रीकल्चर प्रोडक्ट था जिसको जीआई टैग मिल चुका है। इसके अलावा 3 और हैं कृषि के प्रोडक्ट उत्पाद, जैसे जर्दालू मैंगो, ये आम का नाम है जी, जर्दालू आम। कटारनी राइस, ये चावल का नाम है जी, ये बिहार का है जिसको जीआई टैग मिल चुका है। और माघी पान, इसको भी मिल चुका है। तो 4 हैं टोटल बिहार में। तो ये याद रखना, शाही लीची को जीआई टैग मिल चुका है, जर्दालू मैंगो को भी, और ये बिहार से हैं, कटानी राइस को और माघी पान को। जो इंडिया में जी ये लीची का प्रोडक्शन होता है, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड में चाइना के बाद। मतलब सबसे ज़्यादा चाइना में लीची का उत्पादन होता है, प्रोडक्शन, उसके बाद इंडिया में होता है। देखो जी, अब जो कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, ये आपको पता है हमारे जीआई टैग, जो जीआई का एक्ट बना हुआ है 1999 का, इसके अंदर भी प्रोटेक्टेड है। एक डब्ल्यूटीओ का जी एक ट्रिप्स एग्रीमेंट है, ट्रिप्स, उसके अंडर भी ये प्रोटेक्टेड है। और एक पेरिस कन्वेंशन भी है, उसके अंदर भी ये प्रोटेक्शन मिली हुई है किसी भी इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी को या जीआई को, जियोग्राफिकल इंडिकेशन को, एज ए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की तरह। ये पेरिस कन्वेंशन से आपको कन्फ्यूजन नहीं होना पेरिस एग्रीमेंट के साथ। पेरिस एग्रीमेंट क्या है जी, ग्रीन हाउस गैस को रिडक्शन करने से रिलेटेड है एग्रीमेंट। ये पेरिस एग्रीमेंट हुआ था किसमें, यूएनएफसीसी में हुआ था। यूएनएफसीसी की मीटिंग हुई थी जी, COP21, इसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा भी है। 2015 में हुई थी ये, 2015 में। तो पेरिस एग्रीमेंट अलग है, पेरिस कन्वेंशन अलग है। पेरिस कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट पे जी। नेक्स्ट है युआन लोंगपिंग। ये एक आदमी है जी, जो आप इमेज में देख रहे हो, चाइना के थे जी ये। अभी ये 91 की एज में इनकी मृत्यु हो गई जी, डेड हो गई ये। युआन लोंगपिंग किस लिए जाने जाते हैं जी, ये हाइब्रिड राइस के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने एक वैरायटी बनाई जी राइस की, चावल की, जिसे हाइब्रिड वैरायटी बोलते हैं, हाइब्रिड राइस। हाइब्रिड राइस का मतलब ये है जी, इन्होंने 2 या 2 से अधिक जो चावल की वैरायटी है राइस की, उनमें से जीन निकाले, और उनमें से जीन निकाल के और उन्हें एक हाइब्रिड राइस बना दिया। इससे फ़ायदा क्या हुआ, प्रोडक्टिविटी में फ़ायदा हुआ जी, उत्पादन में ज़्यादा। एक खेत में जैसे पहले अगर मान लो 100 kg राइस होता था, तो अब ज़्यादा होने लगेगा। तो इसलिए जाने जाते हैं। और चाइना में जी इनको, युआन को, फादर ऑफ हाइब्रिड राइस भी बोला जाता है, हाइब्रिड राइस का जनक, एग्रीकल्चर के कंट्रीब्यूशन के लिए। 1970s में जी इन्होंने एक हाइब्रिड राइस बनाया, एक वैरायटी बनाई जी राइस की, एक बीज बनाया राइस का, जो खेतों में बोया जाता है, हाइब्रिड राइस। उस राइस का नाम था, हाइब्रिड राइस का, नान यो नंबर 2। तो ये नान यू नंबर 2 आपको याद रखना, मैच द फॉलो में कहीं आ गया तो आपको याद रखना ये किससे रिलेटेड है, हाइब्रिड राइस से। ये जी हेट्रोसिस के कारण इसमें क्या है, फास्टर ग्रोथ हुई इसकी। जैसे मान लो एक बार चावल लगा दिया, जल्दी से इसकी ग्रोथ हो जाती है। और यील्ड यानी कि प्रोडक्टिविटी भी अच्छी होती है। एक खेत में जैसे पहले अगर मान लो 100 kg होता था, तो अब ज़्यादा राइस उत्पादन होगा। और जो भी मान लो जो स्ट्रेस होता है, यानी कि जो वो होते हैं इंसेक्ट वगैरह जो नुकसान पहुंचाते हैं राइस को, वो भी कम नुकसान पहुंचाएंगे इस राइस को। तो ऐसी हाइब्रिड राइस बनाया था जिसका नाम था नान यू नंबर 2, ये याद रखना आपको। जो फार्मर है जी पूरे वर्ल्ड में, एशिया, अफ्रीका, अमेरिका के जो फार्मर हैं उन्होंने अडॉप्ट किया था इस राइस को और उगाने लगे थे। 2004 में जी जो युआन नाम के ये मतलब पर्सन है, ये आदमी जिनकी बात कर रहे हैं हम, इन्हें वर्ल्ड फूड प्राइज भी दिया गया था, क्योंकि इन्होंने जी जेनेटिक मटेरियल और टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस को यूज करके एक हाइब्रिड राइस की वैरायटी बनाई थी। इसके लिए ही वर्ल्ड फूड प्राइज दिया था इन्हें। और इन्हें 2001 में रमन मैग्सेसे अवार्ड भी दिया जा चुका है 2001 में। तो कौन कौन से अवार्ड इनको दिए जा चुके हैं ये याद करना है कि जो कोई ज़रूरत भी नहीं है, बस आपको राइस की वैरायटी याद रखनी है कि ये जो अगर वैरायटी आ जाए नान यू नंबर 2, ये हाइब्रिड राइस की वैरायटी है। चलते हैं जी नेक्स्ट है जी बेलारूस कंट्री, अभी न्यूज़ में है। ये देखो जी यूरोप का मैप, पहले वर्ल्ड मैप देखो आप, ये वर्ल्ड मैप, ये यूरोप का मैप देखो जी, ये यूरोप है, यूरोप में यहाँ पे जी ये बेलारूस। अब हम बड़े मैप में देखेंगे थोड़ा इसे जूम करके। ये देखो जी यहाँ पे ये है आपका बेलारूस, कहाँ गया, ये दिखाई दे रहा है जी इधर, इसमें दिखाई नहीं दे रहा आपका, इधर साइड है, इस मैप में नहीं है।
इस मैप में देखो आप, ये है बेलारूस, यहाँ पे ये बाल्टिक सी है, ये इसके साइड में लिथुआनिया है, और यहाँ पे देखो जी ये ग्रीस, यहाँ पे ग्रीस नहीं दिखाई दे रहा है इस मैप में, इस मैप में नहीं है, ये इधर साइड है जी आपका ग्रीस, ये इधर। तो ग्रीस से क्या रहा था, एक फ्लाइट जा रही थी, मतलब फ्लाइट जा रही थी, जहाज जा रहा था जी यहाँ पे ग्रीस से लिथुआनिया, लेकिन बेलारूस ने उसे बीच में ही रोक लिया, मिन्स्क, मतलब बम स्केयर दिखा के, मतलब कहा कि इसमें बॉम्ब है फ्लाइट में, तो उसको बेलारूस में ही उतारनी पड़ी जी, लैंड कर गया वो जहाज। तो इसलिए ये न्यूज़ में जी, और उसमें से एक जर्नलिस्ट को गिरफ्तार कर लिया, अरेस्ट कर लिया बेलारूस ने। तो ये हमारे लिए क्या स्टोरी हुई है ये जानना जरूरी नहीं है, हमारे लिए ज़रूरी है ये कहाँ पे पड़ता है। एक तो यूरोप में पड़ता है बेलारूस, और कौन कौन सी कंट्री बॉर्डर लगाती हैं ये देख लो जी इसके अराउंड, ये कंट्री है जी, ये इसे इरेज कर लेता हूँ मैं, ये देखो जी बेलारूस के अराउंड, एक तो ये लिथुआनिया देख लिया हमने, ये कंट्री बॉर्डर लगाती है, पोलैंड कंट्री बॉर्डर लगाती है, ये यूक्रेन, और एक रसिया, ये कंट्रीज़ के अराउंड बॉर्डर लगाती हैं बेलारूस के। और इसमें यही लिखा है जी, देखो जी एक लैंड लॉक कंट्री, एक तो लैंड लॉक का मतलब है चारों तरफ भूमि से घिरी हुई है, कहीं सी के साथ बॉर्डर नहीं लगाती, समुद्र के साथ। ये ईस्टर्न यूरोप में पड़ता है जी, रसिया बॉर्डर लगाता है ईस्टर्न साइड में, नॉर्थ ईस्ट में यूक्रेन, मतलब नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में रसिया, यूक्रेन साउथ में, पोलैंड वेस्ट में, और लिथुआनिया लाटविया इससे नॉर्थ वेस्ट में लगाते हैं जी, लाटविया भी इससे बॉर्डर लगाता है, ये देखो जी लाटविया कंट्री इससे बॉर्डर लगा रखा है यहाँ पे। तो ये आप याद रखना जी, स्टोरी यही थी जो मैंने सुना दी है, लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हो रोक के। और ये एक चीज़ याद रखनी है जी, इसमें जो शिकागो कन्वेंशन है, इससे इंटरनेशनल कॉमर्शियल एयर जो ट्रेवल होती हैं वो गाइड होते हैं, मतलब जितने भी मान लो फ्लाइट जाते हैं जी इंटरनेशनली, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जो हवाई जहाज जाते हैं, वो शिकागो कन्वेंशन हुई थी एक, इसके रूल्स और रेगुलेशन बनाती है पूरे वर्ल्ड वाइड, इसके रूल्स और रेगुलेशन माने जाते हैं जब इंटरनेशनल कॉमर्शियल एयर ट्रेवल होता है, मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में हवाई जहाज के जरिए कोई एक्टिविटी होती है, तो हवाई जहाज के लिए रूल्स रेगुलेशन शिकागो कन्वेंशन के जरिए हमें ये फॉलो करने पड़ते हैं सारी कंट्रीज़ को। तो ये है जी शिकागो कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, आपको ये याद रखना है। और ये रियान एयर जो ब्रैकेट में लिखा है, ये जी एयरलाइन का नाम है, मतलब जहाज़ का नाम है जी, जहाज़ की जो कंपनी है रियान एयर, उसकी ही एक जहाज़ उतार लिया गया बेलारूस में, मिन्स्क में, मिन्स्क कैपिटल है बेलारूस की। और एक जर्नलिस्ट है ये रोमन प्रोटासविक, इनको अरेस्ट किया गया था यहाँ पे। तो यही था इसमें। चलते हैं नेक्स्ट पे जी। नेक्स्ट है MCA 21 वर्जन 3.0। देखो जी अब इसका तीसरा फेज लॉन्च किया है MCA 21 का। ये क्या है, ई गवर्नेंस को क्या है प्रमोट करने के लिए ये लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने। ई गवर्नेंस का मतलब है जी जो भी फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड करनी है बिजनेसेस को या कंपनीज को या बिजनेसमैन को, वो कॉरपोरेट अफेयर इलेक्ट्रॉनिकली मतलब इंटरनेट के जरिए साधारण तरीके से प्रोवाइड करें लोगों को, कंपनियों को। ये था जी। अभी इसका तीसरा वर्जन लॉन्च किया है, तो ये न्यूज़ में है। और किसने क्या है MCA 21, ये याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने। मैच द फॉलोइंग में इतना भी पूछ लेते हैं। ये एक MCA 21 ई गवर्नेंस इनिशिएटिव है, इसका ही मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स का, किस लिए, ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट किया जा सके। और जो भी मान लो कॉरपोरेट एंटिटीज़ हैं, मतलब कि कोई कंपनी है या प्रोफेशनल्स हैं या सिटीजन ऑफ इंडिया हमारे भारत के नागरिक हैं, उनके लिए ईजी और सिक्योर तरीके से सारी फैसिलिटी या सर्विसेज अवेलेबल हो सके ऑनलाइन मोड पे। और ये हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फर्स्ट मिशन मोड ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट है जी, जो MCA 21 है। मिशन मोड प्रोजेक्ट का क्या मतलब होता है हम जानेंगे इसके बारे में। पहले MCA 21 में क्या क्या प्रोवाइड करेंगे ये देखते हैं। देखो जी इसमें क्या है, ये इन्फोर्समेंट को स्ट्रेंथन करेगा, मतलब जैसे मान लो जी कोई किसी के खिलाफ कोई केस वेस हो गया तो उसको जल्दी से निपटारा करेगा, कोई डिस्प्यूट हो गया किसी के बीच में, कंपनीज के बीच में। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसको प्रमोट करेगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ पे कंपनी आए और कंपनी के जो भी मान लो कोई फैसिलिटी वगैरह प्रोवाइड करनी है ईजी तरीके से प्रोवाइड करे। यूजर का एक्सपीरियंस को एनहेंस करेगा और इंटीग्रेशन करेगा डेटा एक्सचेंज और इंटीग्रेशन करेगा अमंग रेगुलेटर्स। नेक्स्ट और क्या करेगा जी ये प्रोजेक्ट, माइक्रो सर्विस प्रोवाइड करेगा जी, ये छोटी छोटी जैसे सर्विस होती हैं। या फिर ई एडजुडिकेशन, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली इंटरनेट के जरिए क्या है जो भी कोई डिस्प्यूट हुआ है कंपनीज के बीच में उसको सुलझाना। या फिर ई कंसल्टेशन, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली क्या है कंसल्टेशन करना बीच में, मतलब बातचीत करना कंपनीज के अराउंड। या फिर मैनेजमेंट कंप्लाइंस, ये सारा
मतलब इजी तरीके से हो, इसका मेन टारगेट ये है जी। अब मिशन मोड जो प्रोजेक्ट है जी, इसका मतलब ये होता है, जो मिशन मोड प्रोजेक्ट है, कोई भी इंडिविजुअल प्रोडक्ट है नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंडर, तो वो फोकस करता है एक ही एस्पेक्ट पे, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस के एक ही एस्पेक्ट पे। यानी कि जैसे जी कोई एक मतलब मान लो प्लेटफॉर्म है, वो सिर्फ बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करेगा, एक लैंड रिकॉर्ड रखेगा, या फिर कॉमर्शियल टैक्स के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन रखेगा। तो ये होता है जी मिशन मोड प्रोजेक्ट। मतलब एक प्लेटफॉर्म होगा, वो सिर्फ जो भी इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस का एक आस्पेक्ट है उस पर ही, एक पे ही फोकस करेगा, या तो वो बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करेगा, या लैंड रिकॉर्ड रखेगा, या जैसे कोई भी टैक्स के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन रखेगा। ये होता है मिशन मोड प्रोजेक्ट। चलते जी नेक्स्ट पे, यही था इसमें। नेक्स्ट है जी व्हाट इज सन्स हेलो। देखो जी सन के अराउंड एक हेलो टाइप का फिगर दिखाई दिया है, मतलब इंद्रधनुष टाइप बना हुआ, रेम्बो, रेम्बो अराउंड सन, सन के अराउंड रेम्बो को बोलते हैं जी इंद्रधनुष हिंदी में। एक मैस्मेराइजिंग फिनोमेना देखने को मिला है। मैस्मेराइज का मतलब होता है जी अट्रैक्टिव, सम्मोहित करने वाला, अट्रैक्ट करने वाला। ये बेंगलुरु में साइंटिस्ट ने, जो वैज्ञानिक है जी, रिसर्चर्स, उन्होंने देखा है ये सन के अराउंड हेलो, जिसे इंद्रधनुष भी कह सकते हो आप। देखो जी ये ऐसे कुछ इंद्रधनुष बनता है, जिसमें इंद्रधनुष का मतलब ये है जी आसमान में जब आपको एक ही बार में 7 कलर दिखे ना, जैसे जो सन से लाइट आती है जी, या कोई भी लाइट है, आपके घर में लाइट है, जो लाइट है उसमें 7 कलर होते हैं, 7 कलर। कौन कौन से जी? विबग्योर, याद रख सकते हो जी, विबग्योर। वी से वायलेट, आई से इंडिगो, नीले टाइप का होता है जी कुछ, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, और आर से होता है जी रेड। ये 7 कलर होते हैं जी, और ये 7 कलर एक टाइम में आपको दिखाई दें, इसका मतलब इंद्रधनुष बन गया आसमान में, आसमान में दिखाई देगी। अब ये सन के अराउंड ये इंद्रधनुष टाइप का दिखाई दिया जी, इसको बोला सन के अराउंड हेलो, हेलो टाइप की शेप, समझ रहे हो। तो ये कैसे बनता है जी, जानना ये जरूरी है। एक तो ये 22 डिग्री रिंग बनी है जी सन के अराउंड, जो किसके कारण अपीयर होती है? डिस्पर्सन ऑफ लाइट के कारण। डिस्पर्सन का मतलब होता है जी बिखरना, स्कैटर होना, छितरा जाना, मतलब लाइट का डिस्ट्रीब्यूट हो जाना। डिस्पर्सन का मतलब, जैसे मान लो जी आपने पढ़ा होगा साइंस में, सेवन्थ एट्थ नाइन्थ क्लास में ही पढ़ा होगा ये डिस्पर्सन क्या होता है, फिर भी बता देता हूँ। मान लो कोई लाइट जैसे प्रिज्म है जी, प्रिज्म, प्रिज्म से होकर निकलेगी लाइट। ये लाइट जब प्रिज्म से होकर निकलेगी तो ये 7 कलर में बढ़ जाएगी, 7। और 7 कलर कौन कौन से, जो मैंने अभी देखा विबग्योर जो बताया, 7 कलर में इसका बटना लाइट का, उसी को बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। और ये कैसे बट रही है जी, 7 कलर कैसे दिखाई दे रहे हैं, कैसे बट रही है, डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगी जी? यहाँ पे क्या प्रिज्म है, प्रिज्म लगाए क्या आसमान में, प्रिज्म घूम रहे हैं क्या? यहाँ पे जी आइस क्रिस्टल है, बादल है यहाँ पे, बादल, और बादल में आइस क्रिस्टल है, मतलब बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े से होते हैं, उनसे जब ये भी एक तरह प्रिज्म का काम करते हैं, जब लाइट इनसे गुजरती है तो ये डिस्पर्स हो जाता है, लाइट का डिस्पर्सन हो जाता है, 7 कलर्स में कंस्टिट्यूट हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो इसकी वजह से ये बने जी इंद्रधनुष, जो हेलो बनी है, समझ रहे हो। क्योंकि यहाँ पे सीरस क्लाउड है, क्लाउड का, बादल का नाम है जी सीरस, सीरस क्लाउड है यहाँ पे, तो इसी के कारण बने। इस क्लाउड में क्या होते हैं, मिलियंस ऑफ टिनी आइस क्रिस्टल होते हैं, मतलब छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े होते हैं जी। देखो बर्फ के टुकड़े कैसे बनते हैं, छोटे छोटे, तो आपको पता होगा जब बारिश होती है कभी कभी ओले पड़ते हैं ना, ओले, समझ रहे हो, ओले, हेल स्टॉर्म बोलते हैं जिन्हें, हेल स्टॉर्म होता है जी, जब हेल स्टॉर्म, ओले पड़ते हैं, तो वो किसकी वजह से पड़ते हैं? क्योंकि जैसे जब कंडेंसेशन होता है, जैसे मान लो यहाँ से एवोपरेशन हुआ, एवोपोरेशन, वाष्पित हुआ जी वाटर, वाटर ऊपर जाके कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन मान लो जी जब होता है इसका, अगर मान लो कंडेंसेशन हुआ और वो पॉइंट यानी कि टेम्परेचर 0 डिग्री से कम था, उस पर कंडेंसेशन हुआ है, तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या होगा जी, वेपर से जो मॉइस्चर फॉर्म में था वाटर, उसके डायरेक्ट बर्फ़ के टुकड़े बन जाएंगे, आइस क्रिस्टल बन जाएंगे, आइस क्रिस्टल। और वो आइस क्रिस्टल ही भारी हो जाते हैं जी जब नीचे गिरने लगते हैं बारिश के साथ साथ, और उसी के वही ओले बन के गिरते हैं नीचे, समझ रहे हो। तो ऐसे आइस क्रिस्टल बनते हैं। और अगर मान लो जी कंडेंसेशन 0 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर पे हुआ, तो फिर बूंदें बनेंगी, छोटी छोटी ड्रॉप बन जाएंगी, तो वो फिर बूंदे, बारिश होती है जी, रेनफॉल। तो ये आइस क्रिस्टल के कारण हुआ है। इसके कारण जो लाइट है, लाइट का रिफ्लेक्शन भी होता है, स्प्लिट भी होती है, मतलब बढ़ जाती है लाइट, और रिफ्लेक्ट भी होता है जी लाइट का, और डिस्पर्सन भी होता है। अब ये रिफ्रैक्शन, ये सब आप जानते ही होंगे, नहीं जानते तो एक बार रिवाइज कर देता हूँ। रिफ्रैक्शन क्या होता है जी, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है तो लाइट रिफ्रैक्ट हो जाती है। जैसे मान लो जी यहाँ पे एयर है, एयर, और यहाँ पे पानी है जी, वाटर, वाटर। देखो ये मीडियम अलग अलग है ना, एयर तो अलग है जी, ठीक है, और वाटर क्या है जी, अलग है। वाटर डेंस होता है, डेंस मतलब डेंसिटी ज़्यादा होती है। डेंसिटी कैसे जी, मान लो इतना एरिया है, इतने एरिया में जी मान लो हम आयरन रख दें, लोहा रख दें, लोहा, और इतने एरिया में ही हम कॉटन रख दें, कॉटन,
समझ रहे हो। यहाँ मान लो यहाँ कॉटन रख देते हैं, यहाँ कॉटन रख देते हैं, ये देखो जी इतने एरिया में कॉटन रख दिया हमने और इतने एरिया में ही आयरन रख दिया। ये आयरन इतने एरिया में किसका मास ज़्यादा होगा बाहर, आयरन का होगा, क्योंकि कॉटन का नहीं होगा। देखो वॉल्यूम तो सेम है ना इनकी, मतलब जो इन्होंने स्पेस में जगह घेर रखी है वो वॉल्यूम सेम है, और सेम वॉल्यूम पे क्या है जी, इसका मास किसका ज़्यादा होगा, भार किस में ज़्यादा होगा, आयरन में होगा। और डेंसिटी क्या होती है जी, डेंसिटी को हिंदी में बोलते हैं घनत्व। डेंसिटी बराबर होता है जी मास अपॉन में वॉल्यूम, मतलब मास अपॉन में वॉल्यूम, और वॉल्यूम दोनों की सेम है। सेम वॉल्यूम पे मास किसका ज़्यादा होगा, आयरन का। जितना ज़्यादा मास होगा इतनी ज़्यादा डेंसिटी होगी सेम वॉल्यूम पे। यानी कि ऐसे ही मान लो जी सेम हम ऐसे वाटर और एयर में निकालें तो वाटर ज़्यादा डेंस होगा, और जब यहाँ से मान लो इससे लाइट मान लो निकाली जा रही है इस एंगल पे यहाँ से, तो लाइट क्या होगा जी, जब एयर से वाटर में जाएगी तो ये सीधी नहीं जाएगी जी, जानी चाहिए इसका सीधा, लेकिन थोड़ा मुड़ जाएगी जी, यहाँ पे मुड़ जाएगी ये लाइट, क्योंकि ये डेंस मीडियम जा रही है, रेयर मीडियम से डेंस। रेयर मतलब हल्का, ये रेयर मतलब का होता है जी हल्का। तो ये होता है जी रिफ्लेक्शन, लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाके और जब डिफ्लेक्ट हो जाती है, और रिफ्लेक्ट मतलब उसी मीडियम में, जैसे मान लो जी यहाँ से एयर में गुजारी और वापस आ गई, समझ रहे हो। जैसे मान लो जी इस दीवार पे लाइट गई और इधर कहीं पे कंस्टिट्यूट हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, उसे बोलते हैं रिफ्लेक्ट। जैसे मान लो ये शीशा है जी, शीशा मिरर, मिरर में हम लाइट डालेंगे तो इधर साइड ही आएगी ना, ये पार नहीं निकलेगी, और ये इसके आर पार थोड़ी ना निकलेगी, ये इधर ही आ जाएगी, इसे बोलेंगे रिफ्लेक्शन। तो ये रिफ्रैक्ट, स्प्लिट और डिस्पर्सन ये आइस क्रिस्टल के कारण आसमान में होता रहता है जी, और ये डिस्पर्सन के कारण ये हमें रेनबो दिखाई दिया जी सन के अराउंड, हेलो, समझ रहे हो। इसी तरह का जो फिनोमेना मून के अराउंड भी होता है जी, चंद्रमा के, उसे बोलते हैं लूनार हेलोज। लूनार वर्ड हम जब भी आ जाए समझ लेना मून की बात हो रही है, चंद्रमा के लिए यूज करते हैं ये लूनार। तो लूनर या लूनर हेलोज मून के अराउंड बनते हैं जी, लेकिन ये थोड़े कम ब्राइट होते हैं, कम चमकीले होते हैं। तो यही था, इसमें चलते हैं नेक्स्ट पे जी। नेक्स्ट है अपना आइलैंडर सीक विद्रॉल ऑफ लैंड नॉर्म्स इन लक्षद्वीप। जो लक्षद्वीप में जी लोग रह रहे हैं, आइलैंडर का मतलब वहाँ पे लोग जो रह रहे हैं लक्षद्वीप पे, उन्होंने कुछ लैंड नॉर्म्स बनाए जी, नियम बनाए वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर ने। एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं जी, जैसे जैसे स्टेट में होता है जी राज्यपाल, गवर्नर होता है, लेकिन जो यूनियन टेरिटरी है जी उसमें या तो एलजी होता है या एडमिनिस्ट्रेटर। और एलजी है जी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो दिल्ली और पुडुचेरी में ही है, बस दिल्ली और पुडुचेरी या पौंडीचेरी बोल सकते हो जी आप, पौंडीचेरी उसमें ही है जी एलजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेकिन वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर है लक्षद्वीप में। ये देखो जी लक्षद्वीप का मैप, ये है जी अपना इंडिया, हिंदुस्तान, ये केरल है, केरल के साइड में ये लक्षद्वीप आपने देखे होंगे, छोटे छोटे आइलैंड बने हुए जी बहुत सारे, उनको लक्षद्वीप बोलते हैं जी। ये यूनियन टेरिटरी है, हमारा केंद्र शासित प्रदेश, और यहाँ पे ये कावारत्ती है, इसकी कैपिटल है जी, राजधानी लक्षद्वीप की। और एक मैप और देखो आप यहाँ पे, ये अपना इंडिया, इंडिया के साइड में ये लक्षद्वीप, और ये है जी मालदीव कंट्री है, ये दूसरी कंट्री है, दूसरा देश। मालदीव की जो कैपिटल है मेल है, और ये मालदीव और लक्षद्वीप को ये जो बीच में चैनल है जी, ये चैनल समझ रहे हो, ये चैनल क्या है, ये 8 डिग्री चैनल है जी, 8 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे 8 डिग्री लैटीट्यूड है, लैटीट्यूड, तो इसको बोलते हैं 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल बोलते हैं। तो कभी एग्जाम में आ जाए कि लक्षद्वीप और मालदीव को कौन सा डिग्री चैनल का मतलब डिवाइड करता है, विभाजित करता है, बांटता है, 8 डिग्री चैनल करता है, आपका जवाब होना चाहिए। तो इसमें जी अभी क्यों न्यूज़ में रहा है कि आइलैंडर ने कहा है कुछ रूल बनाए एडमिनिस्ट्रेटर ने, उनको वापस लो, विद्रॉ करो, वापस लो। कुछ रूल बनाए जी, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं प्रफुल्ल खोड़ा पटेल, इन्होंने रूल बनाए जी कुछ यूनियन टेरिटरी के लिए। तो ये केरल में जी कुछ लोग हैं जी, नेबरिंग केरल में और लक्षद्वीप में जी, उन्होंने कहा है दोनों ने कि इन रूल को वापस लिया जाए। ये जो पटेल साहब है जी यहाँ पे प्रफुल्ल पटेल, इनको दिसंबर 2020 में अपॉइंट किया गया था, और इन्हें अपॉइंट कौन करता है जी, प्रेसिडेंट करते हैं इनके एडमिनिस्ट्रेटर को। यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेटर हों या एलजी हों जी, या फिर गवर्नर है स्टेट के, सबको प्रेसिडेंट नियुक्ति करते हैं, अपॉइंट करते हैं। इशू क्या है जी, अभी देखो एक रेगुलेशन बनाए जी, रूल, रेगुलेशन का मतलब रूल, नियम, ड्राफ्ट लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन 2021। इसमें क्या एडमिनिस्ट्रेटर को पावर दे दी गई कि वो क्या है, यहाँ पे जो आइलैंडर हैं लोग रहते हैं उनको रीलोकेट मतलब दूसरी जगह पे भेज सकते हैं, यहाँ से हटा सकते हैं, और उनकी प्रॉपर्टी से लोगों को हटा सकते हैं टाउन प्लानिंग के लिए, डेवलपमेंट एक्टिविटी के लिए। मतलब मान लो इस जगह पे कोई लोग रह रहे हैं, उनको हटा देंगे, दूसरी जगह पे शिफ्ट कर देंगे और यहाँ पे डेवलपमेंट करने के लिए, तो चाहे उनकी सहमति हो या ना हो। और एक एक्ट बनाया जी, प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज़ एक्ट, ये जनवरी 2021 में बनाया। इसके अकॉर्डिंग क्या है, किसी भी पर्सन को वो डिटेन कर सकते हैं, मतलब जेल में डाल सकते हैं जी एडमिनिस्ट्रेटर 1 साल के लिए, बिना किसी पब्लिक डिस्क्लोजर के, मतलब पब्लिक में डिस्क्लोज नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं जी किसी को, डिस्क्लोज करने का मतलब बताना ओपनली, और उसे 1 साल तक डिटेन किया जा सकता है किसी भी आदमी को। ये इसका भी विरोध कर रहे हैं जी।
नेक्स्ट है जी एक पंचायती नोटिफिकेशन जारी किए हैं। इसमें क्या है, जिसके भी 2 से अधिक बच्चे होंगे वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता, पंचायत के इलेक्शन वहाँ पे लक्षद्वीप में। एक इसके भी विरोध में जी वो। अब इशू और क्या क्या है जी, विद रिसेंटली क्रिएटेड लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी। देखो जी एक डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई है लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये क्या है जी, इसके पास पावर है किसी भी लैंड ओनर को इविक्ट करने की। इविक्शन का मतलब है जी निकालना उसकी ज़मीन से। जैसे ये आदमी यहाँ पे रह रहा है जी लक्षद्वीप में और इसकी ज़मीन से इसको निकाल दिया जाएगा, ये पावर देता है लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी को। नेक्स्ट क्या है जी, इसमें जो रियल एस्टेट लॉबी हैं और जो आइलैंडर है उनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट कोई भी एक्शन लिया जा सकता है जी यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है, क्योंकि ये जो लेजिस्लेशन का मतलब है जी लॉ, कानून, जो ये कानून बनाए हैं ये पावर देते हैं जी किसको, अथॉरिटी को अलाउ करते हैं वो किसी भी डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे किसी भी पर्सन को रिलोकेट कर सकते हैं इस एरिया से। तो इसके अगेंस्ट ये यहाँ पे बोला है जी, इस जो कानून बनाए इनको विद्रॉ करो, वापस लो, इसलिए न्यूज़ में आया जी ये। अब इनकी अपॉइंटमेंट, रोल और फंक्शन क्या होते हैं जी एडमिनिस्ट्रेटर के। देखो ये पटेल साहब हैं, अभी लक्षद्वीप के दिसंबर 2020 में इनको जी एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया और प्रेसिडेंट करते हैं जी ये, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनको अपॉइंट करते हैं और ये इनके बिहाफ पे ही काम करते हैं जी। मतलब जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं ना किसी भी यूनियन टेरिटरी के, वो आर्टिकल 239 के अकॉर्डिंग वो प्रेसिडेंट ही होते हैं, चाहे किसी भी यूनियन टेरिटरी के हों। वो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर कौन होंगे, प्रेसिडेंट, खुद प्रेसिडेंट, और आर्टिकल 239 के अकॉर्डिंग है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन इनके बिहाफ पे जी प्रेसिडेंट अपने बिहाफ पे एक एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पर अपॉइंट किए हैं लक्षद्वीप में, जो उनके बिहाफ पे काम करते हैं। मतलब बिहाफ का मतलब इनके प्रेसिडेंट के हेतु काम करते हैं। लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर हैं जी यहाँ पे लक्षद्वीप, चंडीगढ़ और दामन दीव, इसमें एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। और जैसे मान लो जी दिल्ली, पुडुचेरी है, पुडुचेरी पुदुचेरी, उसमें एलजी होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं, होते सेम ही है, पोस्ट का नाम अलग अलग है, बस ये याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट पे जी। नेक्स्ट है WHO पैनल टू इन्वेस्टिगेट राइज इन जोनेटिक डिसीजेज एंड बिल्ड एक्शन प्लान। अभी क्या है जी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक ऐसा प्लान बनाने की कोशिश किया, मतलब इन्वेस्टिगेट किया है कि जो जोनेटिक डिसीज हैं उनके बढ़ने के कारण क्या है, और एक ऐसा एक्शन प्लान बनाना चाहिए पूरे वर्ल्ड वाइड के लिए जो कारगर हो। WHO ने जी हाई लेवल एक्सपर्ट पैनल बैठा है अभी, उसने वन हेल्थ एक इनिशिएटिव लेने का मतलब रोड मैप तैयार किया है कि जो जोनेटिक डिसीज़ होती हैं जैसे H5N1 होगी जी, जो जैसे कोविड-19 होगी जी, पॉसिबली देखो माना जा रहा है अभी कोविड-19 कहाँ से आया अभी कुछ पता नहीं है, पॉसिबली हो सकता है ये भी जोनेटिक डिसीज़ हो। जोनेटिक डिसीज़ उनको बोलते हैं जो एनिमल से ह्यूमन में आती हैं, जंगली जानवरों से जो मानव में आ जाती हैं। जैसे आपका होगा जी इबोला, ये भी आया है, बैट से चमगादड़, जीका हो गया जी, ये आपका एवियन इन्फ्लुएंजा हो गया जी, ये क्या है सब, ये एनिमल से ह्यूमन में आए हैं। तो इनके लिए वन हेल्थ प्रोग्राम बनाने की रोड मैप तैयार कर रहा है जी WHO। टर्म ऑफ रेफरेंस क्या है जी, मतलब ये क्या है, जो फ्यूचर में जूनोटिक डिसीज आएंगी, मतलब भविष्य में कोई ऐसी डिसीज होंगी उनको कैसे अवॉइड किया जा सकता है, मतलब रोका जा सकता है उन्हें, इसके लिए फ्यूचर प्लान तैयार किया है जी, ताकि ग्लोबल एक्शन प्लान तैयार हो इन बीमारियों से लड़ने के लिए। बैकग्राउंड क्या है जी, जूनोटिक डिसीज़ क्या होती है हमने जान लिया, एक पैथोजेनिक इन्फेक्शन, ऐसे कोई रोगाणु इन्फेक्शन जो एनिमल से ह्यूमन में आया हो उसे बोलते हैं जी जूनोटिक डिसीजेज। ऐसा माना जा रहा है कोविड-19 भी जूनोटिक डिसीज हो सकती है, लेकिन अभी इसका कुछ पता नहीं चला है कि कहाँ से कैसे आया है, अभी कंफर्म नहीं है कोविड-19 का, कोरोना वायरस का। ये वन हेल्थ कंसेप्ट दिया जी WHO ने, ये क्या है वर्ल्ड वन हेल्थ कंसेप्ट, इसका मतलब ये जी पूरे रीजनल लेवल पे, लोकली, नेशनली, ग्लोबली, सारे इंटरनेशनल लेवल पे जी सारी कंट्रीज एक साथ मिलके आए और पीपल, ह्यूमंस के लिए, इन्वायरमेंट के लिए एक वन हेल्थ प्रोग्राम बनाए जिससे सबको प्रोटेक्ट किया जा सके। तो ये वन हेल्थ इनिशिएटिव टास्क फोर्स भी बनाई जाइए एक। नेक्स्ट क्या जी, वन हेल्थ मॉडल में इसमें क्या है, सारी डिसीज़ को कंट्रोल किया जाए, जो भी जेनेटिक थ्रेट है उनको कंट्रोल में कैसे किया जाए और डिसीज़ को कैसे कंट्रोल किया जाए, इसके लिए अप्रोच होनी चाहिए। जूनोटिक डिसीज़ का जो नाम आया था जी सबसे पहले जूनोसिस नाम आया था, जूनोसिस वर्ड यूज़ किया था, एक साइंटिस्ट थे जी, एक आदमी थे रूडोल्फ विर्चो नाम के, इन्होंने 1880 में 1880 में ये जूनोसिस का नाम यूज़ किया, इससे ही जेनेटिक डिसीज़ का, ये जूनोटिक डिसीज़ का नाम निकल के आया। इन्होंने जी जो जूनोसिस नाम यूज किया था सबसे पहले, मैन और एनिमल्स के बीच में, नेचर के बीच में क्या जो डिसीज़ होती है ना इंटरेक्शन के कारण, मैन, एनिमल और नेचर के बीच में इंटरेक्शन होने के कारण जो डिसीज़ आती हैं उनके लिए उन्होंने वर्ड यूज किया था जूनोसिस। बाद में जी जो WHO ने 1959 में डिफाइन किया जूनोसिस को कि ऐसी डिसीज या इन्फेक्शन जो एनिमल और मैन के बीच में ट्रांसमिट होती हैं, मतलब आदमी से, मतलब एनिमल से मैन के बीच में ट्रांसमिट होती हैं, उन्हें बोलते हैं जी जूनोसिस। ये WHO ने 1959 में डिफाइन किया, परिभाषित किया।
जूनोसिस डिसीज़ देखो जी किसी बैक्टीरिया के कारण भी हो सकती है, वायरल के कारण भी, मतलब वायरस के कारण भी, पैरासाइट के कारण भी हो सकती हैं। समझ रहे हो, मतलब किसी जैसे कोविड-19 जी वायरस से होती है, जैसे ये जो डिसीज़ है जैसे इबोला है जी, इबोला इबोला वायरस से होती है। तो ऐसे किसी से भी हो सकती है जी, बैक्टीरिया, वायरल, पैरासाइट से। इनके बारे में प्रॉब्लम क्या है जी और कंसर्न क्या है, देखो जी कोई पब्लिक हेल्थ की प्रॉब्लम है जूनोटिक डिसीज़ की, क्योंकि ये क्या है जो एनिमल फूड प्रोडक्शन करते हैं जी उनकी एफिशिएंसी को कम कर देता है ये, समझ रहे हो। तो जो एनिमल प्रोडक्ट जो वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनली ट्रेड होता है उसको भी रोक देते हैं जी ये। जैसे बहुत सारे बर्ड क्या हैं, जैसे मतलब एनिमल हैं, जानवर फूड के लिए ट्रेड होता है ना, मीट मांस के लिए, उनकी ट्रेड को भी रोक लगा देता है, क्योंकि ऐसा डर होता है पता नहीं किस जानवर से कौन सी बीमारी आ जाए। तो ये एक मनी मतलब बड़ी प्रॉब्लम है जी, बहुत बड़ी। एक चीज़ याद रखनी है जी, सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि एनिमल से ही ह्यूमन में बीमारी आ सकती है, किसी ट्रीज़ वगैरह से, पेड़ पौधे से भी बीमारी हो सकती है जी, वायरस या किसी बैक्टीरिया या पैरासाइट के कारण। तो ये चीज़ याद रखनी है, स्टेटमेंट में आ जाए सिर्फ एनिमल से ह्यूमन में ही ट्रांसमिट हो सकता है या ट्री वगैरह से नहीं हो सकता, तो वो गलत हो जाएगा, ट्री से भी हो सकता है, पेड़ वगैरह से भी। नेक्स्ट है जी हमारा प्रोवाइड फूड राशन टू स्टैंडर्ड वर्कर्स। स्टैंडर्ड का मतलब जी फंसे हुए, जो वर्कर क्या है जी दूसरी जगह पे फंसे हुए हैं अपने घर से दूर, ऐसे वर्कर्स को, जो कर्मचारी हैं उनको राशन प्रोवाइड करो, भोजन दो, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अभी। सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला है गवर्नमेंट को, जो स्टेट गवर्नमेंट है जी, राज्य की सरकार, कि सारे वर्कर्स जो ऐसे माइग्रेंट वर्कर हैं जो एक प्लेस से अपने प्लेस को छोड़ के दूसरे प्लेस में काम करने के लिए चले जाते हैं और वहाँ पे फंसे हुए हैं, उन्हें काम नहीं है अभी उनके पास और काम की वजह से वो भोजन भी नहीं उपलब्ध कर पा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को खाना दीजिए, खाना उपलब्ध कराइए, ऐसा राज्य को बोला है जी। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। और कोई कम्युनिटी किचन चलाइए जी, जिसके थ्रू उन्हें वो खाना ले सकें। कोर्ट ने जी ये जो इंडिविजुअल स्टेट्स हैं जी उनको बोला है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई हुई है आत्मनिर्भर भारत स्कीम, उसका यूज करके जी आप खाना प्रोवाइड करो, इन्हें राशन दो, क्योंकि इसमें जी आत्मनिर्भर भारत स्कीम में जी सेंट्रल गवर्नमेंट राशन प्रोवाइड कर रही है, भोजन दे रही है जी। और या फिर अगर इस स्कीम को यूज नहीं कर सकते तो आप कोई और अल्टरनेटिव स्कीम का यूज करके इन लोगों को खाना प्रोवाइड करो। ये जी वाइड पब्लिसिटी देखते हुए क्या है, ये वेलफेयर स्कीम है जो माइग्रेंट वर्कर्स के लिए या कम्युनिटी किचन जो होती हैं जी इनके लिए लोकेट की जाएँ और किसी स्कीम के जरिए इनका वेलफेयर किया जाए, इनका बेनिफिट प्रोवाइड किया जाए इन लोगों को, ताकि भोजन मिल सके माइग्रेंट वर्कर को, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ये ऑर्डर जी स्यूमोटो डायरेक्शन दी है जी, ये स्यूमोटो का मतलब है ऑन इट्स ओन, सुप्रीम कोर्ट में कोई प्ली या पिटिशन नहीं डाली है किसी ने, अपने आप ही डिसीजन लिया है टॉप कोर्ट ने, ताकि माइग्रेंट की जो प्रॉब्लम है जी, जो फेस कर रहे हैं माइग्रेंट वर्कर, उनको निपटाया जा सके। अभी नीड क्या है जी, ज़रूरत क्या है इसकी, देखो जी गवर्नमेंट ने क्या है रिसेंटली अभी प्लान सबमिट किया है कि माइग्रेंट वर्कर के लिए उन्होंने जी एक कंट्रोल रूम बनाया हुआ है, ताकि अपनी प्रॉब्लम बता सके माइग्रेंट वर्कर जो भी होते हैं। माइग्रेंट वर्कर वही हैं जी जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे काम करने के लिए चले जाते हैं अपने प्लेस को छोड़ के। ये स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है जी, जो माइग्रेंट वर्कर हैं जो फंसे हुए हैं स्टैंडर्ड हैं उनको कुक्ड फूड प्रोवाइड करें। और ये हमारे जो डीपीएस भी हैं जी, डीपीएस में भी ये लिखा हुआ है कि किसी भी पर्सन को जी सहायता की जाए, हेल्पलेस पर्सन की। तो डीपीएसपी के थ्रू ये स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है जी कि वो लोगों को खाना प्रोवाइड करे। और फूड सिक्योरिटी एक्ट है जी एक हमारा, फूड सिक्योरिटी एक्ट एक मतलब मेजर इशू क्या है, प्रॉब्लम क्या है, जो हमारा फूड सिक्योरिटी एक्ट है वो बोलता है कि जिनके पास राशन कार्ड है ऐसे लोगों को ही खाना दिया जाएगा। और ये क्या है जी, मान लो बहुत से पीपल ऐसे हैं उनके पास राशन कार्ड नहीं है, तो उनके लिए खाना देना एक परेशानी बन जाती है जी। तो इसके लिए ही कहा है कि जो वंडरिंग पीपल हैं फ्रॉम वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे, जो लोग घूमते रहते हैं उनके पास राशन कार्ड भी नहीं होता, या अनऑर्गेनाइज लेबर हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। अनऑर्गेनाइज का मतलब ये जी, उनमें क्या है आपको ना तो पेंशन वगैरह मिलती है जब रिटायर होते हो, ना तो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड होती है जी, छुट्टी की भी कोई वो नहीं है कि आपको मिल जाए, गारंटी नहीं है। तो ऐसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं जी, इनकी कुछ डिफाइन किए हुए हैं। एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर एक्ट करके है जी, एक 2008 का 2008 में एक एक्ट बनाया था 2008 में। तो उस एक्ट में प्रोवाइड की गई है अनऑर्गेनाइज वर्कर या लेबर क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन। तो इसकी डेफिनेशन कौन से एक्ट में है जी, 2008 में। तो ये भी याद करना है आपको, जो ईपीएफओ की अगर तैयारी कर रहे हो आप, अब उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि अनऑर्गेनाइज लेबर की जो डेफिनेशन है किस में दी हुई है, तो 2008 का एक्ट है जी, उसमें दी गई है। तो यही था जी इसमें आज के लेक्चर में। अब क्वेश्चन करेंगे जी इस पर बेस्ड। पहला क्वेश्चन ये है जी, फ्लेजिंग डेमोक्रेसी का क्या मतलब है ये बताना है। सबसे पुरानी डेमोक्रेसी, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, या रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन के बिना डेमोक्रेसी,
मतलब ऐसी डेमोक्रेसी लोकतंत्र जहाँ में लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन ना हो, जैसे हमारे कंट्री में क्या जी लिखित कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और ब्रिटेन में क्या जी अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ब्रिटेन का जो संविधान है लिखा हुआ नहीं है। या फिर न्यू डेमोक्रेसी इसका मतलब है, या फिर डेमोक्रेसी दैट इज़ नॉट सेकुलर, या फिर ऐसी लोकतंत्र ऐसा डेमोक्रेसी जो धर्मनिरपेक्ष ना हो, सेकुलर ना हो जी, नॉन सेकुलर हो, इसका मतलब है जी सी न्यू डेमोक्रेसी। फ्लेजिंग डेमोक्रेसी का मतलब है न्यू डेमोक्रेसी, नया लोकतंत्र। नेक्स्ट है जी कुछ स्टेटमेंट दी हुई हैं ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर माइग्रेशन, इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है जी कौन सी है। पहली स्टेटमेंट बोल रही है ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर माइग्रेशन इज द फर्स्ट इंटर गवर्नमेंटली नेगोशिएटेड एग्रीमेंट टू कवर ऑल डायमेंशन ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशन। ये पहला ऐसा एग्रीमेंट है जी जिसके थ्रू जितने भी इंटरनेशनल माइग्रेशन होती है, मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में लोग चले जाते हैं काम के लिए, किसी के लिए भी, तो उनके लिए रूल्स रेगुलेशन बनाना इसका काम है। नेक्स्ट है जी ये लीगली बाइंडिंग है एग्रीमेंट, मतलब बाध्यकारी हर कंट्री को मानना ही पड़ेगा, और ये यूनाइटेड नेशन के अंडर ही प्रिपेयर किया गया था ये ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर माइग्रेशन। आपको बताना जी कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है इसके रिगार्डिंग, 1, 1, 3, 1, 2 या ऑल ऑफ दी अबव। देखो जी दूसरा बिल्कुल गलत है, ये बाइंडिंग नहीं है, बाकी के दो बिल्कुल सही है, तो 1, 3 करेक्ट हो जाएगा, बी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट आपको बताना जी कौन कौन से नेशनल पार्क या सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम में लोकेटेड है, ये बताना आपको। नमेरी नेशनल पार्क, दीपोर बिल बर्ड सेंचुरी, या गोरुमारा नेशनल पार्क, या मानस नेशनल पार्क। 1, 2, 1, 2, 4, 2, 4 या 1, 2, 3, 4। देखो जी जो गोरुमारा नेशनल पार्क है ये वेस्ट बंगाल में है, तो ये बाकी के तीन असम में है जी, तो 1, 2, 4 बी करेक्ट आंसर हो जाएगा जी हमारा। नेक्स्ट है जी हमारा आपको बताना इनफोर्स्ड डिसअपेरेंस, अभी न्यूज़ में था जी कुछ समय पहले, इसका मतलब क्या है जी इनफोर्स डिसअपेरेंस। डिसअपेरेंस का मतलब होता है जी एक तरह से लुप्त हो जाना, छुपाना। इनफोर्स का मतलब बल के पूर्वक, बल के बलपूर्वक, मतलब forcefully. Enforced disappearance means a person being secretly imprisoned by a state or a political organization followed by a refusal to acknowledge the person fate and whereabout. इनफोर्स डिसअपेरेंस का मतलब ये होता है जी कि स्टेट के द्वारा, मतलब राज्य के द्वारा या किसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किसी भी पर्सन को गिरफ्तार कर लेना, इम्प्रीजन कर लेना, मतलब कैद में डाल देना, जेल में डाल देना, बिना किसी की बताए हुए, मतलब उस पर्सन को ना तो ये पता होगा उसे क्यों गिरफ्तार किया है, और ना किसी और को बताया जाएगा क्यों गिरफ्तार किया हुआ है, लेकिन उसे गिरफ्तार कर लेंगे और बाकी के समय तक, ये होता है इनफोर्स डिसअपियरेंस। या बिल्कुल सही है जी स्टेटमेंट, हाँ बिल्कुल करेक्ट है जी। अब दूसरी बतानी जी, एक तो मैंने बता दी, ये क्या है, टू प्रोटेक्ट द राइट टू बी फ्री फ्रॉम एनफोर्स डिसअपियरेंस द इंटरनेशनल कम्युनिटी अडॉप्ट द इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ऑल पर्सन विद इनफोर्स डिसअपियरेंस। देखो जी ये इनफोर्स डिसअपियरेंस से प्रोटेक्ट करने के लिए पर्सन को, लोगों को इंटरनेशनली एक एग्रीमेंट, एक कन्वेंशन अडॉप्ट की हुई है जिसका नाम है इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ऑल पर्सन फ्रॉम इनफोर्स डिसअपियरेंस, ताकि इन लोगों को इनफोर्स डिसअपियरेंस लोगों से बचाया जा सके, मतलब इनफोर्स डिसअपियरेंस से लोगों को बचाया जा सके, ये एक कन्वेंशन है जी। तो आपको बताना ये कन्वेंशन सही है क्या, प्रोटेक्ट करती है क्या ऐसे लोगों को। 1, 2 दोनों सही या दोनों गलत। देखो जी सी आंसर है, दोनों सही है। इनफोर्स डिसअपियरेंस क्या होता है हमने पढ़ लिया, और ये एक कन्वेंशन बनी हुई है वर्ल्ड वाइड जो ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट करती है। चलते हैं जी नेक्स्ट पे। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दिए हैं जी, मैच द फॉलोइंग, कौन कौन से करेक्टली मैच है ये बताना आपको। फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है जी, रिवॉल्यूशन वॉज अबाउट इमरजेंस ऑफ रेलवेज एंड स्टील इंडस्ट्री। जो पहली औद्योगिक क्रांति हुई थी वो रेलवे और स्टील इंडस्ट्री से रिलेटेड है क्या। जो थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुई थी वो इलेक्ट्रिक इंजन, हैवी केमिकल, ऑटोमोबाइल या कंज्यूमर ड्यूरेबल से रिलेटेड है क्या। फोर्थ रिवॉल्यूशन डिजिटल रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं क्या उसको। आपको बताना है जी कौन सा करेक्टली मैच है, 1, 2, 3, 1, 3 या 1, 2, 3। देखो जी इसमें पहला बिल्कुल गलत है जी, क्योंकि जो पहला है ना, जो स्टील और रेलवे इंडस्ट्री, ये सेकंड रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है, सेकंड। फर्स्ट रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है जी जो 18th सेंचुरी में हुई थी, 1750 से ब्रिटेन में स्टार्ट हुई थी। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का मतलब है जी औद्योगिक क्रांति, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्री लगाना। और सबसे पहले फैक्ट्री रेलवे और स्टील इंडस्ट्री की नहीं लगी थी, सबसे पहले लगी थी स्टीम इंजन बना था, स्टीम इंजन से टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगी थी जी, कपड़ों उद्योग, टेक्सटाइल का मतलब होता है जी कपड़ा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगी थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगी थी सबसे पहले। तो ये बिल्कुल गलत है जी, ये सेकंड रिवॉल्यूशन का एग्जांपल है रेलवे और स्टील इंडस्ट्री, बाकी के दो सही हैं जी। तो ये बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें देख सकते हो जी आप, फर्स्ट रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है, सेकंड किससे रिलेटेड है और फोर्थ किससे रिलेटेड है। फर्स्ट रिवॉल्यूशन मानी जाती है जी 1760 से लेके 1840 से, पर इसमें क्या है जी स्टीम इंजन की खोज हुई और उससे क्या टेक्सटाइल इंडस्ट्री और मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टार्ट हुई जी। नेक्स्ट है जी सेकंड रिवॉल्यूशन 1870 से 1914 तक मानी जाती है।
इसमें क्या शुरू हुआ जी, इसमें रिवॉल्यूशन में रेलवे और स्टील इंडस्ट्री लगना स्टार्ट हो गई जी। थर्ड रिवॉल्यूशन मानी जाती है 1969 से 200 तक। इलेक्ट्रिक इंजन बने जी, इसमें इलेक्ट्रिक से चलने वाले। हैवी केमिकल्स, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जी, जैसे आपके कार, गाड़ियाँ, ट्रक, ये बनना स्टार्ट हो गए बहुत ज़्यादा। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जी, ये बनने स्टार्ट हो गए। फिर फोर्थ रिवॉल्यूशन मानते हैं जी हम डिजिटल रिवॉल्यूशन को। डिजिटल इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेज जो मॉडर्न स्मार्ट टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हैं, जैसे आपके मोबाइल फ़ोन आ गए डिजिटली, तो ये डिजिटल है जी, डिजिटली जो काम हो रहे हैं। नेक्स्ट है जी आपका 5 ईयर प्लान के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताना कौन सा करेक्टली मैच है। सेकंड प्लान बेस्ड था जी महालानोबिस पे, जो प्रोफेसर थे जी महालानोबिस, उन्होंने डेवलप किया था क्या सेकंड प्लान। थर्ड प्लान जो था जी, पहली बार ऐसा प्लान था जिसमें ये टारगेट था कि बैलेंस और रीजनल डेवलपमेंट पे बेस्ड था ये। फोर्थ प्लान था जी जो गदगिल स्ट्रेटजी पे बेस्ड था, गदगिल स्ट्रेटजी पे। तो आपको बताना जी कौन सा करेक्ट है, 1 2 3 1 3 या ऑल ऑफ दी ऑफ। जी हाँ बिल्कुल डी करेक्ट है, ऑल ऑफ दी ऑफ करेक्ट है जी। सेकंड प्रोग्राम जो मतलब प्लान बनाया था, जो 5 ईयर प्लान चलते थे ना हमारी कंट्री में 1950 से में बनाया था जी एक प्लानिंग कमीशन, जो 2014 में मतलब 15 में 2015 में 1 जनवरी 2015 में रिप्लेस कर दिया प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग बना दिया जी उसकी जगह पे, नीति आयोग। तो प्लानिंग कमीशन है नहीं जी, और ये सिर्फ 12 प्लान ही चले जी, 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना हमारी कंट्री में सिर्फ 12 चले, जो 2017 में 2017 में 2012 से लेकर 2017 में 12वां प्लान चला जी, 12th प्लान, वो खत्म हो गया। उसके बाद कोई प्लान नहीं बनाए जाते, लेकिन अभी भी यूपीएससी इनसे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो सेकंड प्लान महालानोबिस एक प्रोफेसर थे, उन्होंने डेवलप किया था, बनाया था, उसके बेस पे ही, इसके मॉडल पे बेस था। थर्ड प्लान में पहली बार बैलेंस और रीजनल डेवलपमेंट पे फोकस किया, और फोर्थ प्लान जी गदगिल स्ट्रेटजी पे था। और फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बारे में पूछें तो वो था जी हेरोड डोमर मॉडल पे था जी, हेरोड डोमर मॉडल पे। और आपका 5 प्लान में सबसे पहले पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए डायरेक्टली अप्रोच अडॉप्ट की गई थी। तो इसमें ऑल ऑफ द अबव सही है जी। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी डिवोल्यूशन ऑफ करेंसी, जब करेंसी का जो हमारी मुद्रा है वो घट जाए जी, उसका डॉलर के मुकाबले डिवोल्यूशन हो जाए, तो इसका क्या मतलब है जी, आपको ये बताना करेक्ट। अगर डिवोल्यूशन ऑफ करेंसी हो जाए, इसका ये एक्सपोर्ट को प्रमोट कर सकता है। अगर ये कंट्री में जी इंटरनेशनल मार्केट में हमारी कंट्री का जो प्रोडक्ट है उनकी कीमत घटा सकता है। जो डिवोल्यूशन ऑफ करेंसी है जी, इसकी वजह से जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी कम हो सकता है। तो आपको बताना जी करेक्ट कौन सा है, 1 2 3 1 3 या ऑल ऑफ द अबव। जी हाँ डी करेक्ट है। अगर मान लो जी हमारी कंट्री का डिवोल्यूशन हो जाए, पहले $1 के मुकाबले मान लो 17 रुपीज़ होते थे, और हमारा रुपया कमज़ोर हो जाए, $1 के मुकाबले अब 80 है जी। पहले $1 में वो 70 रुपये खरीद लेते थे, अब इतना सस्ता होगा जी, ₹1 मतलब $1 में 80 रुपये खरीद सकते हैं $1 से, समझ रहे हो। और अगर ये डॉलर मतलब घट गया, ये बढ़ा नहीं है जी, पहले हम 70 रुपये में $1 खरीद रहे थे, अब हमें $1 ही खरीदने के लिए 80 रुपये देने पड़ रहे हैं, समझ रहे हो, या ऐसे समझ लो, उल्टा सीधा कैसे समझ लो। तो हमारा जो रुपया कमजोर हो गया, जो हम पहले 70 रुपये में माल खरीद सकते थे, अब हमें 80 रुपये में देना पड़ रहा है, मतलब एक तरह से महंगाई होगी, डिवोल्यूशन हो गया हमारी करेंसी का। तो इसकी वजह से क्या है, एक्सपोर्ट हमारा प्रमोट होता है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाता है। कैसे, देखो जी, जब हमारा कोई बाहर का आदमी खरीदेगा 70 रुपये का माल, $1 देना पड़ रहा था, अब वो $1 में 80 रुपये का माल खरीद सकता है, समझ रहे हो। तो ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा, हम जो बाकी की कंट्री जैसे कोई इंपोर्ट करना चाहती हैं अपनी कंट्री में, हमारा माल खरीदेंगी क्योंकि सस्ता मिलेगा उन्हें। और नेक्स्ट क्या जी, लेकिन हमारे प्रोडक्ट की जो कीमत है घट जाएगी जी, इंटरनेशनल मार्केट में उनका प्राइस घट जाएगा, बिल्कुल सही है। और करंट अकाउंट डेफिसिट को भी कम कर सकता है, कैसे, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा माल जब बिकेगा तो हमारे पास ज़्यादा डॉलर आएगा, ज़्यादा डॉलर आएगा तो जी करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो सकता है। तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है जी। नेक्स्ट है जी, आपको बताना है सर्टिफिकेट ऑफ जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, ये क्या है, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, लंबी अवधि के लिए किए जाते हैं। और कोई शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक होता है जी, किसी इंडिविजुअल या कंपनी या कॉर्पोरेशन को इशू करता है जी ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, एक कागज होता है जी जिस पे लिखा होता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तो ये बताना है क्या लॉन्ग टर्म के लिए होता है, जिसे बैंक इशू करता है इंडिविजुअल आदमी के लिए, कंपनी या कॉर्पोरेशन के लिए। कॉल मनी उसे कहते हैं जी, ये शॉर्ट टर्म फाइनेंस होता है इंटर बैंक ट्रांजेक्शन के लिए, मतलब एक बैंक दूसरे बैंक को पैसा देता है शॉर्ट टर्म के लिए, और उस जिस इंटरेस्ट पे देता है शॉर्ट टर्म के लिए उसे बोलते हैं जी कॉल मनी। एक तरह से शॉर्ट टर्म के लिए जो मनी देते हैं उसे कॉल मनी बोलते हैं। तो कौन सा करेक्ट है जी, ये बताना। देखो दूसरा तो बिल्कुल करेक्ट है, और पहला भी करेक्ट होता अगर यहाँ पे लॉन्ग टर्म की जगह शॉर्ट टर्म लिखा होता। तो शॉर्ट टर्म छोटी अवधि के लिए होते हैं जी, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होते ये। तो पहला गलत है जी, दूसरा सही है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम अपने लेक्चर की समाप्ति की घोषणा करते हैं।